आपका स्वागत करती हूं। एम आई ऑडिबल? हाँ, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? होपफुली आज तो मिडिल क्लास के चेहरे पर बड़ी जबरदस्त मुस्कान है सर। बजट पेश होने के बाद हर कोई इंतजार कर रहा था कि जरा थोड़ी राहत मिले, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी राहत बड़ी खुशियों की चाहत लेकर आई है। नहीं, जाहिर है, अभी मैं जब आपके साथ जुड़ा तो मैं 2 मिनट मुझे मौका रहा बात सुनने का आपका। और जैसे आप चर्चा कर रही थी, मिडिल क्लास के लिए तो है ही है, और स्वाभाविक है, बड़ा इंक्लूसिव बजट है। समाज के हर वर्ग, हर समुदाय के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके हट कर के एक और पहलू, जिसकी शायद चर्चा भी धीरे धीरे होगी जैसे जैसे वो अंदर परकुलेट होगा, और जिसकी विश्व भर में चर्चा होगी, कि इसमें बहुत एक फ्यूचरिस्टिक विजन का भी आपको एक झलक देखने को मिलती है। जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, और जिस प्रकार से, और ये केवल और केवल मोदी जी की कल्पना का नतीजा हो सकता था, क्योंकि एक बड़ा साहसी निर्णय है। जिस प्रकार से मोदी जी ने आज से 5-6 वर्ष पहले अंतरिक्ष के लिए स्पेस रिफॉर्म्स लाए थे और प्राइवेट सेक्टर को उसमें जोड़ दिया था, उसी प्रकार 50, 60, 70 वर्ष तक ये न्यूक्लियर पावर का ये सेक्टर हमारा गोपनीयता के पर्दे में काम करता रहा। कभी किसी ने कल्पना नहीं की, ये मांग भी नहीं रखी कि इसको खोल दिया जाए। आज ये घोषणा हुई है कि इसको प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। और यही नहीं, अब इसमें क्या रहेगा कि बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ एड्रेस हो रही हैं। एक तो आपकी जो आर्थिक व्यवस्था, जब आप कहते हैं कि विकसित भारत, तो उसमें वैल्यू एडिशन कहाँ से होगा? वो इन्हीं सेक्टर से होगा जो शायद इससे पहले ना पूरी तरह तराशेंगे ना तलाशेंगे। उसमें स्पेस है, उसमें आपका डीप सी है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी है, एक तो वो। दूसरा, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत को कभी बड़ी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। समझा जाता था कि जो क्लाइमेट कंसर्न और ये सारी बातें बहुत परे की हैं, हमारी सोच और हमारी प्राथमिकताओं से बाहर है। आज इसी बजट में घोषणा की जाती है कि 2047 तक भारत 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से बिजली पैदा करेगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि इससे ये भी संकेत जाता है कि अब इंडिया इज़ नो लॉन्गर अ फॉलोअर, नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू टेक द लीड एंड ले डाउन द टारगेट्स एंड द टाइमलाइंस। तो जैसा मैंने कहा, एक ही समय में आप इकॉनमी को एड्रेस कर रहे हैं, आप ग्रीन एनर्जी कंसर्न्स को भी एड्रेस कर रहे हैं, और आप जो वैश्विक मापदंड हैं, जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं, जिनके आधार पर आपको ग्लोबल एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा और ग्लोबल लीडरशिप का रोल मिलेगा, उनको भी आप एड्रेस कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपने डीप टेक स्टार्टअप्स की बात की है। 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब्स की बात हुई है। अच्छा, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर। अब स्मॉल न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व के बहुत सारे देश अभी नए नए उसमें पेशकदमी कर रहे हैं, और आज आपने उसमें घोषणा की कि 20,000 करोड़ हमारे होंगे, जिसमें 5 कम से कम पूरी तरह इंडिजिनस होंगे और 2023 तक वो निर्माणित होंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे जो बाकी क्षेत्र तो हैं ही, और फार्मिंग का जब आपने बात की है, एग्रीकल्चर की, तो उसमें भी आपने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात की। और साथ ही साथ, जैसे मैंने कहा, इस बजट में दूरअंदेशी के साथ संवेदनशीलता। अब संवेदनशीलता मध्यम वर्ग की तो ही है, जिसका उल्लेख अभी आप कर रहे थे। कैंसर के लिए हर ज़िला अस्पताल में सेंटर होगा। 37 दवाइयों को ड्यूटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैक वक्त एक ही समय में एड्रेस हुई हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो मीठी गोली आपने चखाई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपकी सरकार ने, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स के लिहाज से मिडिल क्लास को तो बड़ी राहत मिली है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये फैसला लेने के साथ सरकार पर रेवेन्यू का बोझ बढ़ेगा। तो क्या एक्शन प्लान है, मतलब थॉट प्रोसेस क्या है कि आगे चल के, क्योंकि लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, उनके पास परचेजिंग पावर रहेगी तो वो घूम फिर के मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, और जो हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं सर, वहां तक कैसे आज का जो पेश किया गया बजट है वो रिफ्लेक्ट करता है? नहीं, ये इसलिए है कि हमारे ये जो बहुत सारे आज रिफॉर्म्स जिनकी घोषणा की गई है,
शायद अभी हमारा माइंडसेट उसके लिए तैयार नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 50-60 साल हम इसी मानसिकता में रहे कि ये जो अंतरिक्ष का क्षेत्र है या जो न्यूक्लियर एनर्जी का क्षेत्र है ये तो गोपनीयता में ही रहता है, और शायद इसी सोच में रहे कि ग्रीन एनर्जी तो हमारे दायरे से बाहर की बात है। लेकिन जब हम किसी मुल्क की इकॉनमी की बात करते हैं तो हम सिर्फ सरकारी ख़जाने की बात नहीं करते। और अगर आप इसमें देखेंगे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्थापना करने में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म है, और नेचुरली उससे इकॉनमी बढ़ेगी। जो आप तीसरी दर्जे पे जाएंगे तो वो भी तो इकॉनमी आएगी, उसमें केवल सरकारी खजाने के पैसा नहीं होगा। इसी प्रकार से जब आप ये कहते हैं कि आपने ये जो जियो स्पेशल पॉलिसी लाई है जिसके तहत आप लैंड फार्मिंग करेंगे तो उसमें पैसा आपका बचता है, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स पर आपका खर्चा। तो इकॉनमी का मतलब है कि जो खर्चा जहाँ हो रहा था उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम करना, और जहाँ आपको कमी है उसको किस तरह से सप्लीमेंट करना। तो ओवरऑल जब आप सप्लीमेंट, अच्छा, और ये सारा एक इकोसिस्टम बन रहा है। आपने देखा होगा जो वोट ऑफ अकाउंट आया था इसी बजट का, जिसे पहला हिस्सा कहा जा सकता है क्योंकि इलेक्शन से पहले, और उसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की घोषणा की गई। 50,000 करोड़ रुपया सरकार की ओर से रखा गया, और बाकी का 60-70% नॉन सरकारी मतलब नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ के सोर्सेज होगा। तो ये सब मिलकर के जब इकोसिस्टम होगा तो आपका ओवरऑल इकॉनमी जो पूल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन सर आपको बजट बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, स्पेस की सर मैं एक्चुअली R&D के पर्सपेक्टिव से बात करना चाहती हूँ। जैसे 3-4 जी, R&D के पर्सपेक्टिव से सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद इसरो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। हाँ नहीं, जैसे मैं एक बात कह रहा था कि जैसे उदाहरण के तौर पर 3-4 साल पहले तक आपकी स्पेस इकॉनमी ना के बराबर थी, आज वो $8 बिलियन है, और अब प्रोजेक्शंस दुनिया भर में ये की जा रही है कि अगले 7-8 वर्षों में हम 5 गुना बढ़ के $44 बिलियन होंगे। और वो इसलिए हुआ कि ये नहीं है कि आपने टैक्स में रिबेट कर दी तो नुकसान हो गया, इसलिए हुआ कि भारी निवेश बाहर से हुआ है। FDI की आज भी घोषणा हुई कि FDI किसी कुछ सेक्टर्स में 74-75% से बढ़ा करके 100% कर दी गई। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज तो वो भी इकॉनमी पूल को बढ़ाएगी। सर, इसरो में R&D का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाहिर है कि हम इसरो में जिस तरीके का विजन लेकर चल रहे हैं अंतरिक्ष को लेकर, जैसे मजबूत भारत को करना है, R&D को लेकर सर हमेशा ये कहा जाता रहा कि बहुत ज़्यादा R&D पर बजट में फोकस नहीं किया जाता। इस बार उसको भी शामिल किया गया है। आपको लगता है कि आपके डिपार्टमेंट, आपकी मिनिस्ट्री के लिहाज से सफिशियंट है या थोड़ा और मिलता तो अच्छा होता? नहीं, ये तो आपका कहना ठीक है कि सफिशिएंट तो नहीं कह सकते, वो तो जितना मिले कम है क्योंकि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एक्सप्लोजन हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये बात भी समझनी होगी कि कोई भी हमारा प्रोजेक्ट या कोई भी हमारा इनिशिएटिव पूरी तरह से सरकारी पैसे पर निर्भर नहीं कर सकता, और अगर वो करे तो वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं जहाँ उसे पहुँचना चाहिए। और जितने भी देश, विकसित देश हैं दुनिया भर के, वो पूरी तरह से कभी भी सरकारी ख़जाने पर निर्भर नहीं रहे। हम स्पेस की बात करें तो नासा है जो अमेरिकन एजेंसी, वो लगभग प्राइवेट सेक्टर से ही फंडिंग होती है उसकी। और अब हम धीरे धीरे हमने वही स्ट्रेटजीज़ फॉलो करनी शुरू की हैं जो दूसरे देश कर रहे हैं। और इसलिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज जैसे आपने ठीक कहा 20,000 करोड़ रुपया R&D और इनोवेशन के लिए रखा है, डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए अलग पैसे रखे गए, मैरी टाइम डेवलपमेंट, तो सरकार की ओर से भी बूस्ट दिया जा रहा है। लेकिन सरकार साथ ही साथ दूसरे सूत्रों के, दूसरे सोर्सेज के साथ पार्टनरशिप करके उसके आगे बढ़ाने के लिए अब तैयार है, जो शायद कुछ साल पहले तक नहीं था। सर, आत्मनिर्भरता की बात भारत करता है, आशावान होने की बात आप करते हैं। जाहिर है कि हम एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी भी जब बजट पेश होता है सर, ऑपोजिशन इससे खुश नहीं है। एक बार फिर से वही स्टेटमेंट, निराशाजनक बजट है, बजट में सिर्फ बातें हुई, कुछ मिला नहीं। तो क्या देखने की कमी है, समझने की कमी है, या सिर्फ पॉलिटिकल लाचारी है, बेचारगी है कि तारीफ तो हम कर ही नहीं सकते? नहीं, इसमें ना समझ की कमी है, ना लाचारी है, ना बेचारगी है। दरअसल ये मजबूरी है कि अगर वो दाद देंगे, बजट की तारीफ करेंगे तो फिर विरोध कैसे करेंगे। इलेक्शन का समय है,
2 दिन के बाद पोलिंग होने वाली है, तो जाहिर है। और ये भी हो सकता है, आपके लिए एक बड़ी रोचक बात बताऊं, कि घर से ही स्टेटमेंट लिख करके ले आए हूँ बजट पेश होने से पहले ही, कि बजट जो भी हो हमने ये कहना है कि ये पॉपुलिस्ट बजट है, ये स्टीरियो बजट है, ये लॉलीपॉप है। तो ये कई बार कि ये बातें घर से पहले से ही लिखी जा चुकी होती हैं। तो ये तो इसी प्रकार का खेल रहता है पॉलिटिक्स में, और इनसे हमें कोई अपेक्षा भी नहीं कि ये तारीफ़ करेंगे। लेकिन हाँ, जो निष्पक्ष लोग हैं, और जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्द धीरे धीरे जैसे ये लोगों इसका विश्लेषण करेंगे, तो ये बजट विश्वव्यापी चर्चा का विषय बनने वाला है। ये कोई मामूली कदम नहीं है, जो चूँकि कहने सुनने में इतना ज़्यादा वो हमारा ध्यान पकड़ता नहीं है, कि आपने आज घोषणा की कि आप न्यूक्लियर फील्ड को प्राइवेट के लिए खोल रहे हैं। पर सर, आपने क्योंकि अभी कहा आपने 2 दिन बाद दिल्ली में वोटिंग हो रही है, बिहार को लेकर जिस तरीके के ऐलान किए गए हैं, और इससे पहले चुनाव से पहले जब बजट आप लोगों ने रखा था तो बिहार और आंध्र पे काफ़ी मेहरबान थे, तब भी इस बात की चर्चा हुई थी। और आज भी बिहार के लिए दिल खोलकर ऐलान किए गए हैं, और बिहार में भी सर चुनाव होने हैं। तो मुझे लगता है कि घर से लिख कर लाने से पहले ये ख्याल मन में पहले ही आएगा कि भाई बिहार पर इतना फोकस क्यों, इलेक्शन होना है क्या इसीलिए? नहीं, आज बिहार पर है, कल पंजाब पे होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बारी बारी सबको उनका हिस्सा मिल जाएगा। शिखा सवाल जी सर, चूंकि इस बजट से उम्मीदें भी बहुत सारी थी लोगों की, और कृषि प्रधान देश हमेशा हमारा रहा है सर। और जितेंद्र सर, जब किसान से ही शुरुआत निर्मला सीतारमण जी ने किया, तो किसान वर्ग चाहता था कि एमएसपी को लेकर के गारंटी के साथ ये प्रावधान भी हो कि जो भाई उस एमएसपी से नीचे खरीदता है उसे सजा दिया जाएगा, या फिर किसानों के लिए न्याय होगा। तो आपको लगता है सर कि किसान वर्ग पूरी तरीके से खुश है? नहीं, लेकिन जिस प्रकार से जितने रिफॉर्म्स और जितने कृषि हित की योजनाएं इस सरकार ने लाई हैं, इतनी पहले कभी नहीं। अगर आप कुल मिलाकर के जो पैकेज है वो देखें, चाहे वो आर्थिक है, चाहे वो डायरेक्ट है, चाहे इनडायरेक्ट है, चाहे वो किसान निधि है, चाहे वो कृषि बीमा है, और कृषि बीमा को भी कहाँ से कहाँ बढ़ा दिया गया। सिर्फ इंश्योरेंस आपको खेत में नहीं मिलती, आग लगने पर भी मिलती है। और बॉर्डर एरियाज़ में, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ हिस्सा बॉर्डर में, वहाँ पे तो ये भी दे दिया गया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो तो उसका जो नुकसान है उसके ऊपर भी इंश्योरेंस, जो पहले नहीं था। पिछली सरकारों ने कभी ऐसा नहीं किया, हालांकि ये वारदातें तो पहले भी चल रही थी। तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ, और उसके अतिरिक्त जो एक नई चीज़ इस बजट में लाई गई है, क्योंकि जो आम चर्चा का विषय नहीं बनती, कि किसान को टेक्नोलॉजी की ओर लिया गया है, ताकि आने वाले समय में वो उस तरह की स्पर्धा के काबिल बन सके। आज सेकंड जीन बैंक, जो इन्होंने कहा कि 10 लाख हम जर्म प्लांट्स के जीन बैंक बनाएंगे, जैसे ह्यूमन जीन बैंक होता है जी। एक बड़ी ही फ्यूचरिस्टिक ये सोच है, जो आमतौर से पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स नहीं करती। लेकिन जिस तरह से आज हम ट्यूलिप उगा रहे हैं बिना मौसम के, अयोध्या में ट्यूलिप चढ़ाए गए, जैसे हम शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से जेनेटिक प्रोसेसिंग से किस तरह से खेती को बढ़ाया जाए, ये आज ही के बजट में इसका जिक्र आया है जी। तो ये बहुत कुल मिलाकर के जो पैकेज है वो बहुत बड़ा है जी। 2 और इम्पॉर्टेंट बातें सर, एक तो मेडिकल टूरिज्म और अदरवाइज जो टूरिज्म है उसको लेकर, फिर रिलीजियस टूरिज्म की हम बात करते हैं, उसको लेकर लगातार फोकस किया जा रहा है बजट में और तमाम योजनाओं के जरिए भी। जाहिर है कि इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। मैं जानती हूँ सर समय कम है, बस 1-2 सवाल आपसे और लेके आई से थैंक यू टू यू। लेकिन ये टूरिज्म पर फोकस, मेडिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, कितना इंपॉर्टेंट इकोनॉमी को वो बूस्ट देने के लिए जिसका विजन हम 2047 के लिए रख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, इकोनॉमी को तो बूस्ट देगा ही देगा, लेकिन साथ में देखिए क्या 360 टर्न है। आज से लगभग 20-25 बरस तक या 15 बरस तक, उसके बाद शायद ट्रेंड बदलना शुरू हुआ था सर, ये रिवर्स टूरिज्म था। आपके किसी वीआईपी को हार्ट बाईपास कराना पड़ता तो ह्यूस्टन जाते। इनफैक्ट समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को ह्यूस्टन कौन सी जगह है, कहाँ है, ये जानकारी भी मीडिया नहीं दी। कोई पॉलिटिकल वीआईपी अपने उसको कोई हार्ट की दिक्कत हो जाती तो कहते थे हार्ट बाईपास कराने वो ह्यूस्टन चले गए। एक आध हमारे
बड़े प्रमुख लोग भी गए, अभी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आज ये उलट हो रहा है, क्योंकि इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज ए डेस्टिनेशन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव एंड ए ग्रेड ट्रीटमेंट। हमारा आज क्षमता किसी और देश से कम नहीं है, लेकिन हम उसकी कीमत कम है। चाहे वो ट्रीटमेंट करवाने की कीमत है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स की कीमत है। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स इंडिजिनस बनाए हुए आज बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं इसी कारण। तो ये आप ये भी देखिए कि इसी से भारत को, खैर इकॉनमी बढ़ी, आत्मनिर्भरता भी बढ़ी और भारत की साख भी बढ़ी है दुनिया में जी। और रिलीजियस टूरिज्म चूँकि बड़ी भारी मात्रा में पिछले सालों में बढ़ता जा रहा है। जो पड़ोस के देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ से तो लगातार मुझे लग रहा है कि निरंतर पेशेंट आ रहे हैं। उनको ईज़ ऑफ ट्रैवल के लिए उनको वीज़ा की कुछ कंसेशंस देना इत्यादि, मुझे लग रहा है कि एक सरकार ने उसमें संवेदनशीलता भी दिखाई है और साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी एक बड़ा दूरगामी निर्णय लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपने समय दिया और आज आपका व्यस्त समय अब शुरू ही हो रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ इस बात को। थैंक यू सो मच सर, हमें ज्वाइन इन करने के लिए।